गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञा यस एकेडमी। डियर, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये पहला कंसेप्ट ये आता है कि आखिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो आया कहाँ से, कंसेप्ट क्या है ना। थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। पहला, गवर्नर का मतलब क्या होता है? गवर्नर का मतलब होता है वो अधिकारी जो टैक्स इकट्ठा किया करता था। क्या हो गया? जो टैक्स इकट्ठा किया करता था उस अधिकारी को कहते हैं गवर्नर। और जो सेनाओं को लेके चलता था उसे कहते हैं हम जनरल। कहते हैं ना, जनरल किस में होता है? जनरल मेजर किस में होते हैं? दैट इज इन अ मिलिट्री। 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें गवर्नर की पावर को इंक्रीज किया गया था, काउंसिल को इंक्रीज करके। और यहाँ पर क्या किया गया था? उसकी पावर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था कि अब उसके पास क्या अधिकार थे यहाँ पर कि गवर्नर जनरल यहाँ पर है किसमें? पहले 1773 तक जब तक रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके पास केवल टैक्स इकट्ठा करने का अधिकारी था। कंपनी थी उनकी और कंपनियों के अंदर केवल गवर्नर हुआ करते थे। तो 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी 1723 में। कौन कौन सी? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। और तीनों के गवर्नर हुआ करते थे। यहाँ पर अब 1757 का जो युद्ध हुआ है, 23 के बाद क्या हुआ? युद्ध हुआ। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। वी हैव डन ऑलरेडी, है ना, ये सारा पॉइंट हम कर चुके हैं। तो ये जो ट्रीटी होती है इसमें जो मुगल आते हैं वो किस पे आ जाएंगे? यहाँ पर अब पेंशन पे आ जाएंगे। और यहाँ से अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो सारी की सारी किसके पास आ गई? दीवानी मीन्स टैक्स इकट्ठा करने के अधिकार अंग्रेजों के पास आ गए थे। तो अब यहाँ पे टैक्स के साथ साथ अब उन्हें, क्योंकि टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स लेना भी हार्ड काम होता है। और उनकी फौज आ चुकी थी, अभी तक आर्मी बन चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि जो ब्रिटेन की सरकार है वहां पर एक रूल पास हुआ जहां पर क्या लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंदर यहाँ पर पावर दे दी गई थी। और पावर क्या बनाया था कि अब इसको जो गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो अब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? और इसी को आगे जाके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1784 के एक्ट के अंदर। कंसेप्ट क्लियर बेटा? सो यहाँ पर आ जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो समझ में आ गया कौन था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं आपका कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? बंगाल की बात हो रही है, ठीक है जी। कौन बना? वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से काम कर रहा है और 85 तक ये काम करते थे। ये गवर्नर बनता है बंगाल का 1772 में। और पहला गवर्नर, ये लास्ट है, यहाँ पे याद रखना ये लास्ट है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट से प्रभावित होकर। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर लिखा होगा कि ये गवर्नर जनरल ऑफ, अब के बाद जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन जाएंगे, ठीक है। ये एंड कर देता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूअल सिस्टम का मतलब होता है एक सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर चला रहे हैं, दोनों का प्रोविंस है, कह रहे हैं ये खत्म कर दिया जाएगा, सेंटर यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा डिवाइड बंगाल इनटू द डिस्ट्रिक्ट एंड अपॉइंट द कलेक्टर। कलेक्टर्स कौन है? जो काम अभी तक ये कर रहा था अब इसके लिए इसने क्या अपॉइंट कर दिया? कह रहा है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर होना चाहिए जो कि टैक्स इकट्ठा करने का काम करेगा। और जो अदर रेवेन्यूज ऑफिशियल, यानी कि जो टैक्स के अलावा और जितने भी पैसा इकट्ठा करने हैं, उन्हें किसी भी ग्रांट्स मिल रहे हैं या उन्हें कोई सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब इसने यहाँ पर अपॉइंट कर दिए थे। इसने पहली बार भारत के अंदर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के साथ आई थी? तो कौन से आई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सुप्रीम कोर्ट बना कब है? सेटअप हुआ है अब अगले साल सेटअप हुआ है 1774 में। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ही फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसकी बात हो रही है? वॉरेन हेस्टिंग्स की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया है विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में। यहाँ पर इसने पहला इंग्लिश का ट्रांसलेशन करवाया था गीता का, हमारी भगवत गीता है ना, उसी का ट्रांसलेशन कराया था। और ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा ही स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत। ये मैं बता चुकी, दीवानी क्या होती है? सिविल के लिए, और फौजदारी क्या होती है? क्रिमिनल के लिए अदालतें होती हैं। ये अदालतें ही हैज स्टार्टेड। इसी को हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसे सदर दीवानी और निजामत अदालत कहते हैं। क्लियर? ये सदर क्या हो जाएगा? सिविल, और आपका निजामत अदालत कौन सी हो जाएंगी? आपकी क्रिमिनल वाली। किस पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक तरीके से हाई कोर्ट का नाम हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट आ गया।
हाई कोर्ट का नाम क्या है? दीवानी और फौजदारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नाम क्या है आपका? सदर और निजामत। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाएगा, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉ जो थे उनको रीडिफाइन कर दिया। रीडिफाइन का मतलब होता है दोबारा से उनको डेफिनेशन दोबारा से दी गई थी, एक ट्रांसलेशन ऑफ कोड बनाया गया जिसमें कोड ऑफ जेनेटो लॉ के नाम से ये जाना जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एक्वायर होती है, यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जो कि एंड होगी ट्रीटी ऑफ द सालबाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके समय पर हुई थी? तो किसके समय पर हुई है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? हुई है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध हो जाएगा, किसके समय पर है? वॉरेन हेस्टिंग्स की। ट्रीटी कौन सी है? मैंगलोर। मैंने बताया था मैसूर में ट्रीटी क्या बताई थी मैंने? MMS, मैसूर, मैंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम। याद है ना सारी? तो सेकंड वाली कौन सी होगी? मैंगलोर की। पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय पर आ जाएगा, 1784 के अंदर आ जाएगा। एडमंड बुर्के बिल आएगा 1783 के अंदर। इसके अलावा इसने यहाँ पर जो डेप्राइव्ड जमींदार थे उसके जुडिशियल पावर जो थी, इसकी इन्होंने जो जमींदारों को पावर दी हुई थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि ही वॉज बेसिकली ऐसा माना जाता कि सबसे ज्यादा जो रिश्वत खाई है वो इसी ने खाई है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड वाज मेड कंपलसरी, यानी आपकी जमीन का जो भी रिकॉर्ड होगा जो जमींदारों के पास था उसको रखना इन्होंने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया था। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी इन्होंने पहली बार, यहाँ इसके खिलाफ में पहली बार हुआ। भारत के किसी भी गवर्नर जनरल के, जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसी के लिए क्या लेके आए? इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट के पीछे क्या स्टोरी थी मैंने बताया था, है ना? यहाँ पर इसने क्या किया था? जुडिशियल मर्डर कर दिया था बेसिकली, कि जो दीवान थे बंगाल के उनको गलत तरीके से फंसाया था, और ब्राइब लेने के केस में इसके ऊपर मुकदमा चलता है। बेसिकली एक ट्रायल होता है 7 साल का और उसके बाद इसको एक्विटेड कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, और 1793 में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आ जाते हैं 1793, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जनरली कॉर्नवालिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, और ये आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसका मतलब है जमींदारों को एक तरीके से एक फिक्स कर देना, जमींदार बना देना। ठीक है, यहाँ पर है द फर्स्ट पर्सन ही कोडिफाइड द लॉ। पहला क्वेश्चन, कोडिफाई का मतलब होता है बेटा लॉ को एक पर्टिकुलर में लिखना। जैसे आप कहते हो ना, जो आपके कोड होते हैं, कोड क्या होते हैं आपके? जो आपका कानून होता है किसी चीज का। सपोज करो कि आपका आईपीसी है, तो आईपीसी क्या है? बेसिकली इंडियन पीनल कोड, ये तो हट गया, भारतीय दंड संहिता है अब। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता जो हो जाएगी भारतीय न्याय संहिता। अब है न्याय संहिता, पहले थी भारतीय दंड संहिता, अब है भारतीय न्याय संहिता, BNS। तो BNS क्या है? एक ही तरह की जो आपके एक्शंस होते हैं, कंडक्ट्स होते हैं, वो कंडक्ट्स नहीं किए जाने चाहिए। अगर वो कंडक्ट किए गए तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा? कार्यवाही होगी, उसमें सजा का प्रावधान है। जब किसी कंडक्ट को बताया जाता है कि अगर ये कंडक्ट आप करते हो, ये कंडक्ट गलत है, हमारे संविधान के विरुद्ध है और उसके लिए सजा का प्रावधान हो, तो उसे कहते हैं सेक्शन। और एक ही तरह के जब लॉ एंड रेगुलेशन को एक जगह लिखा जाता है तो उसे कहते हैं कोड। तो इसने पहली बार कोड बनाने शुरू करे थे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट इज यही कोडिफाई द लॉ। द कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसने यहाँ पर टैक्स इकट्ठे करने वाले नियम और जो आपके जस्टिस न्याय के नियम थे वो दोनों के दोनों अलग कर दिए। क्लियर है? यानी कि जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश का लैंड रेवेन्यू सिस्टम है और हमारा जुडिशरी सिस्टम, वो दोनों हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया कि भाई आपकी भारतीय दंड संहिता तो अलग है और भारत का उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू कानून जो है, टैक्स इकट्ठा करने का जो कानून है वो अलग है बेसिकली। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया। क्लियर है? किसने किया? कॉर्नवालिस ने। इसने यहाँ पर इजारेदारी सिस्टम लेके आया 1773 के अंदर। उसके बाद 1773 बेटे 93 है ये। उसके बाद इसने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया बंगाल के अंदर। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये है जमींदारी सिस्टम। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस। कब स्टार्ट किया था? 1793 के अंदर है। ही क्रिएटेड पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड नोन एज अ फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है ये। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा? हु कोडिफाई लॉ फर्स्ट इन इंडिया? दैट इज कॉर्नवालिस। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने। थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन था भारत के अंदर? तो वो कौन है? आपका कॉर्नवालिस है। डन जी, इतना समझ में आया? नेक्स्ट आ जाते हैं आपके थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसी के समय पर हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई है। देखो यहाँ सीधे सीधे युद्ध जो है आप अलग याद करोगे, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग याद करोगे। युद्ध के समय पर फाइंड आउट करो कौन गवर्नर जनरल थे। आपने वॉर याद कर रखे हैं,
ट्रीटी याद कर रखिए, वहां जाकर क्या लिख दो जाके केवल कि उस समय पर ये गवर्नर जनरल था, तो आप याद कर लोगे, है ना, यहां से याद करोगे तो ये हार्ड पड़ता है। ही अंडरटुक पॉलिसी रिफॉर्म, और यहां पर इसने जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स ऑफ द जुडिशरी, सेटिंग अप कोर्ट ऑफ द डिफरेंट लेवल, और यहां पर रेवेन्यू सिस्टम, सेम चीजें दी हुई है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम को इसने अलग अलग कर दिया था। नेक्स्ट आ जाएंगे जॉन शोर, 1793 से लेकर 1798 के अंदर जॉन शोर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, जो इसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई, जो पहले कॉर्नवालिस से दिया, तो इसे याद मत करना क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या याद करना चाहिए केवल तुम्हें कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कॉर्नवालिस लेके आए थे, वो याद करना। पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 के अंदर, ये जो लेके आया था, इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आता है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसने डिसाइड किया था मैं किसी के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कौन लेके आए हैं, जॉन शोर लेके आए हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट आ जाएगा ही वॉज फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। बैटल ऑफ खेरला इसी के समय पर हुआ था, निजाम और मराठा के बीच में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जॉन शोर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या आया है आपका, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन आता है ये निकल के, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने एक सिस्टम निकाला जिसे हम सब्सिडरी सिस्टम बोलते हैं, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है कि आप अपने खुद की सीमा के अंदर पॉलिटिकल पावर जो कि ब्रिटेन की है, ब्रिटिश की है, उसको अपने यहाँ रखना पड़ेगा। आप मेरी सब्सिडरी में हो, है ना, इसका मतलब है आप मुझे छूट दे रहे हो बहुत सारी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, छूट दे रहे हो ना, तो आप छूट क्या दे रहे हो, मैं आपकी देश के अंदर मेरी सेना रहेगी, मेरा जो दुश्मन होगा वो आपका दुश्मन होगा, मेरा जो दोस्त होगा वो आपका दोस्त होगा। अलायंस बना दिया। अलायंस का मतलब क्या होता है, मित्र बनाना बेसिकली, ठीक है। और मेरी सेना आपकी सेना को ट्रेंड करेगी और इसके बदले में आप मेरी सेना का पूरा पूरा खर्चा उठाओगे। ये होती है सब्सिडरी अलायंस। समझ में आ गया। तो वी विल सी, पहले तो हम सब्सिडरी अलायंस देख लेते हैं, फिर देखेंगे सारा। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय वेलेजली। तो आपसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के अंदर सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, लॉर्ड वेलेजली लेके आए थे। इंडियन स्टेट विद इन द ऑर्बिट ऑफ द, टू ब्रिंग इंडियन स्टेट विद इन द ऑर्बिट ऑफ द पॉलिटिकल, ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के अंदर किसको ले आए, भारतीयों को ले आए बेसिकली, कि अब तो से तुम हमारी संरक्षण में, हम ट्रेंड करेंगे। अंडर दिस सिस्टम द रूलर ऑफ एलिंग इंडियन स्टेट वाज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन टेरिटरी एंड टू पे सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस। बताया था अभी क्या बताया था सब्सिडरी अलायंस, आपको मेरी फोर्स, मैं ब्रिटिशर्स हूं, आप भारतीय राजा हो, तो आपको मेरी फोर्स अपने राज्य में रखनी पड़ेगी और उसका सारा खर्चा भी आप ही दोगे। उसमें मैं दो काम करूंगी, पहला, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो उससे बचाव करूंगी। दूसरा, क्योंकि मुझे मॉडर्न वेपन्स आते हैं, मेरे पास चलाने आते हैं, मेरे पास मॉडर्न वेपन्स हैं, तो उसकी ट्रेनिंग मैं आपकी फोर्स को दूंगी, उसका सारा, मेरी फोर्स का सारा खर्चा आप देंगे। ब्रिटिश प्रॉमिस दैट दे विल नॉट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉमिस था, उन्होंने बोला हमारी सेना रहेगी लेकिन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो आप करना चाहते हो वो कर लेना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट डिसआर्म द इंडियन स्टेट एंड थ्रू द ब्रिटिश प्रोटेक्टर्स ओवर दैम। यहाँ से इंडिया के जो पुराने भाले, तलवार, इनसे लड़ाइयाँ करते थे ना, वो सब क्या हो गए, ओल्ड हो गए, और ब्रिटिश की पैरामाउंसी यहाँ पर क्रिएट होती चली गई। फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस वाज निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1998। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पहला भारत का कौन सा राज्य था जिसने सब्सिडरी अलायंस शुरू की थी, वो था हैदराबाद 1798 का। दूसरा जो था वो था अवध का नवाब, ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला कौन था, हैदराबाद, और दूसरा कौन है, ठीक है। जबकि हम अभी पीछे जब करके आए थे 1857, उसमें मैंने बताया था कुशासन का आरोप लगाकर, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर कौन से राज्य को सबसे पहले इन्होंने हड़पा था, तो वो था अवध। समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा पेशवा, भोंसले, सिंधिया, राजपूत ऑफ जोधपुर, जयपुरी, इन सब ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी लॉर्ड वेलेजली की। क्लियर बेटा, यहां तक पहला कौन सा था, हैदराबाद। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन आपका है लॉर्ड वेलेजली से रिलेटेड, ये यहाँ पर है कि इन फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर इसी के समय पर हुआ था और टीपू सुल्तान की यहाँ पर डेथ हो जाती है। फर्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी जो है वो निजाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई है 1800 के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा के अंदर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, तो कहाँ पर है फोर्ट विलियम कॉलेज, कैलकाटा के अंदर है। ही वॉज फेमस एज बंगाल टाइगर। क्वेश्चन अगेन आ गया कि बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, लॉर्ड वेलेजली को। क्वेश्चन कौन कौन से आ गए, क्वेश्चन देख लो फटाफट से कौन कौन से आ गए। पहला आ गया जो वेलेजली है वो सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस को जो सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला था वो कौन था? वो था निजाम ऑफ हैदराबाद, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर सेटअप किया गया था? जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो कहां पर है? कैलकाटा के अंदर है। नेक्स्ट आ जाएगा, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ है जिसे क्या बोलते हैं? बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर जी। और उसके बाद ये प्रेस के ऊपर प्रेस एक्ट लेके आया था। सेंसरशिप प्रेस एक्ट किसके समय पर आया था या कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। जनरली प्रेस का क्वेश्चन लिटन या रिपन से आता है, लेकिन इसको भी आप प्रेस सेंसरशिप के नाम से जान सकते हैं। वहां पे प्रेस एक्ट आएगा, यहाँ पर प्रेस सेंसरशिप एक्ट आएगा। क्लियर जी। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए कहाँ से? वेलेस्ली से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा 5 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अच्छा, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की लिस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, केवल ये उनके नाम है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 के बीच में है। वेल्लोर की म्यूटनी इसी के समय पर हुई थी और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी इसी समय पर एंड हुई थी। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आ जाएंगे 1800। अब याद रखना, देखो 1807 से 1813 के अंदर लॉर्ड मिंटो 1 आए हैं, यानी 1809 इसी बीच में पड़ा होगा। ठीक है, 1809 के बीच का ले लेना कि आसपास का है, तो लॉर्ड मिंटो 1 है। 1909 में मिंटो 2 आया था, तो मिंटो 2 को तो आप याद कर ले, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी वहीं से आप ले सकते हो कि 1909 में आया था मिंटो 2 और 1809 में आया है मिंटो 1, तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। मिंटो 1 से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। यहाँ पर अमृतसर की ट्रीटी हुई थी राजा रणजीत सिंह के साथ। चार्टर एक्ट आ गया था 1813 में, और 1813 का चार्टर था क्या? यहाँ पर इंग्लैंड की जो मोनोपोली थी उसके लिए क्या किया गया था? एंड किया गया था। यहाँ पर किया था कि भारत जो व्यापार करेगा वो केवल किसके साथ करेगा? यहाँ पर टी बताया था, CCC, चाय, चाइना और क्रिश्चियनिटी, उसमें व्यापार कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट, यानी बिना पूछे यहाँ पर क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको एंड करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर इनका जो अधिकार है वो खत्म कर दिया जाए और ये जो व्यापार है वो ब्रिटेन के अधीन में आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट, यानी बिना पूछे चाय, चाइना, चाय का व्यापार बिना पूछे किया जा सकता है, चाइना के साथ व्यापार किया जा सकता है, और आपका क्या हो गया? क्रिश्चियनिटी फैलाई जा सकती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक आए थे। यहाँ पर 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा वो कहाँ आ गया था? यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ही अडॉप्टेड पॉलिसीज ऑफ द इंटरवेंशन एंड द वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इसी के समय पर हुए थे। इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया था मद्रास के अंदर थॉमस मुनरो के साथ, और थॉमस मुनरो इस समय पर क्या थे? मद्रास के, चेन्नई के गवर्नर थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो ये हम पहले करके आ चुके हैं। लैंड सेटलमेंट में हमने तीनों किया था, क्या क्या? परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस का किया था, उसके बाद लैंड सेटलमेंट सिस्टम किया था हमने किसका? महालवाड़ी पंजाब की तरफ, और तीसरा हुआ था रैयतवाड़ी जो मद्रास में है। कौन लेके आया यहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये निकलेगा, इनसे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा यहाँ पर कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो कहाँ पर चला था। तो पहला क्वेश्चन हो गया मद्रास, और दूसरा क्वेश्चन हो गया कौन लेके आया था? तो थॉमस मुनरो लेके आए थे। ट्रीटी ऑफ संगाली गोरखास के साथ, ट्रीटी ऑफ पूना पेशवास के साथ हुआ था, और पिंडारियों का दमन यहाँ पर कर दिया गया था। पिंडारी क्या होते हैं? जंगल में छुपे होने वाले एक तरीके से डेकॉट्स ही होते हैं, है ना। आपने देखी ना मूवी कौन सी? बाहुबली, उसके अंदर पिंडारी वर्ड है, तो वही है ये पिंडारी। ठीक है, बाहर से अटैक करते, किसी भी राज्य पर अटैक करते तो सब लूट के ले जाते थे। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट, लास्ट इसके अंदर है, क्योंकि इसके बाद आ जाएंगे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर इन्हीं के समय पर हुई थी, और ट्रीटी गेंडुबू की जो ट्रीटी होती है वो इन्हीं के समय पर हुई थी, जहां पर इन्होंने बर्मा के पेगू के ऊपर यहाँ पे कैप्चर किया, और यहाँ पर इन्हें बताया गया कि बर्मा के कोस्ट की तरफ उनको अलाउ कर दिया गया कि आप सेटल हो सकते हो। इन्होंने मलाया पेनिनसुला, मलाया पेनिनसुला का मतलब होता है मलेशिया, मलेशिया वाला हिस्सा और भारतपुर वाला हिस्सा इन्होंने यहाँ पर कैप्चर, यानी कि ब्रिटिशर्स इसी के समय पर भारत की जो फौज है वो मलेशिया की तरफ बढ़ गई, वहां तक जाकर कंट्रोल किया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में मैक्सिमम जो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ से क्या क्या कर लिया। हमने फर्स्ट हमने किया किसके बारे में? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉर्नवालिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉन शोर आ गया, इनका जनरली जो आता है ये बेसिकली इनका की नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी आती है जॉन शोर की। लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी लाइंस पेपर के अंदर आती है। नेक्स्ट इसमें इन दोनों को छोड़कर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? केवल इसके अंदर है, कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने तुम्हें? इसके अंदर है ये मद्रास के अंदर कि इन्होंने क्या लेके आए थे?
रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो लेके आए थे मद्रास में। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ से जो क्वेश्चन निकलेंगे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले हैं। बेटा जब भी मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों को पेन पेपर लेके बैठना चाहिए और उसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो वन लाइनर की फॉर्म में आप लोग लिखते चले जाइए, जिससे आपका वन लाइनर तैयार हो जाता है। अब सेकेंड आपको क्या देखना है, आप जाके देखो कि जो भी आपके पेपर आते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या यही वन लाइनर आए हैं। आप जाके देखोगे मैक्सिमम इसी तरह के वन लाइनर आते हैं। वन लाइनर की बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो आप देखिए उसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर 2-3 जगह पर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है इसका मतलब है दीज क्वेश्चन हैव मोर वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आपको उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए और उन्हें याद कर लेना चाहिए। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बने रहिए प्रज्ञा इस अकेडमी के साथ।